नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 14वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ अब रूसी हमले और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। शहर शहर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और ये खौफनाक वीडियो अब सामने आया है। रूसी टैंक का यूक्रेन में हमले का खौफनाक वीडियो, जिसमें आम नागरिकों की कार को रूसी टैंक ने उड़ा दिया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, दिल दहला देने वाला ये वीडियो, बहुत ही भयावह वीडियो, जिसमें एक कार जिसमें आम नागरिक सवार थे और जो जानकारी मिल रही है इसमें बुजुर्ग लोग बताए जा रहे हैं जो कि सवार थे, और कैसे एक रूसी टैंक ने इसे उड़ा दिया। तो सड़क पर चलती ये कार और रूसी टैंक ने किस तरह से ये हमला किया है, फायरिंग की है इस कार पर, और ये कार पूरी तरह तहस नहस। तो बहुत ही ये खौफनाक तस्वीरें ऐसे अलग अलग शहरों से देखने को मिल रही हैं, जहां पर दोनों ही सेनाओं की ओर से डटकर मुकाबला किया जा रहा है एक दूसरे का। एक दूसरे के टैंकों को तबाह किया जा रहा है, कहीं फाइटर प्लेन्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, और वहीं रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले का भी वीडियो सामने आया है। रूसी टैंक को यूक्रेनी एंटी टैंक मिसाइल ने मार गिराया है। तो यूक्रेन की सेना भी डटकर रूसी सेना का मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है। अब 14वां दिन हो चुका है और पहले जो लोग कह रहे थे कि 48 घंटे 96 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, और जो रूस की जो मिलिट्री माइट की बात हम शुरुआत से ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो यूक्रेन की सेना है डटकर मुकाबला कर रही है रूसी सेना का, लेकिन ये आप तस्वीर देख रहे हैं रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले का वीडियो। रूसी टैंक को यूक्रेनी एंटी टैंक मिसाइल ने मार गिराया है। ये आप देख रहे हैं, ये आग धधकती हुई इस रूसी टैंक में। ये रूस का टैंक किस तरह से तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी एंटी टैंक मिसाइल ने इस पर निशाना साधा और उसके बाद ये आग धधकती हुई आपको इस तस्वीर में नजर भी आ रही है। तो शहर शहर ये गोलीबारी भी हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। किस तरह से रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया। सुमी में भी कई नागरिकों की मौत की जानकारी मिल रही है। इजिया में अस्पताल को निशाना बनाया गया, पुलिस स्टेशन को तबाह कर दिया गया, और खार्किव की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों को टारगेट कर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन का मिसाइल अटैक, और किस तरह से जो रूसी टैंक है वो तबाह हो गया है। एक सैटेलाइट तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, और यह तस्वीर आपको बता दें कीव के नजदीक बुका की है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को पिछले 5 दिनों से यहीं रोक रखा है। दरअसल रूसी सेना कीव में घुसने की कोशिश में है, वहीं यूक्रेनी सेना ने बुका के ब्रिज को उड़ा दिया और रूसी सैन्य काफिला रुक गया है। बुका से कीव की दूरी 30 किलोमीटर है। तो ये सैन्य काफिला, जो हम लगातार आपको टैंकों की तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं, जो कीव की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, कीव की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये रूसी सैन्य काफिला आपको नजर आ रहा है इन सैटेलाइट इमेजेस में, और किस तरह से वहां पर ये पुल को उड़ा दिया गया ताकि रूसी सेना वहां पर आगे न बढ़ सके। तो आगे अब स्ट्रैटेजी क्या है दोनों सेनाओं की, और जेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है और पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग को भी आज हम डिकोड करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हैं, ग्रुप कैप्टन देबनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप देख रहे हैं पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत में एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव आपसे कर रही हूं, और ये हम दिखा रहे हैं सैन्य काफिला कीव की घेराबंदी करने की कोशिश। ये सैटेलाइट इमेजेस पहले भी हम देखते रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी है क्या, पूरी तरह से चोक कर दिया जाए अलग अलग कीव के जो बाहरी इलाके हैं, वहां भी हम देख रहे हैं हमले किस तरह से रूसी सेना की ओर से तेज कर दिए गए हैं। देखिए, जो समझ में आ रहा है रूसी सेना की जो और रूस की जो इसमें रणनीति है, उनका मकसद जो साधारण नागरिक हैं उनको हानि पहुंचाना नहीं है। ये साफ जाहिर होता है, क्योंकि अगर आपने आंकड़ों में भी देखा होगा कि यूएन से जो आंकड़े आए हैं उसमें 400 सिविलियंस की मौत हुई है, और एक तरफ से क्लेम आया है, अमेरिकन क्लेम भी आया है कि 1000 से 2000 से 4000 तक रूसी सैनिक मारे गए हैं, 12000 तक रूसी सैनिक मारे गए हैं। इसका जो क्लेम आया है वो यूक्रेन की तरफ से आया है। तो ये लगता है कि जो आम नागरिक हैं उनको पहुंचाने की, उनके जान माल को क्षति पहुंचाने की इच्छा बिल्कुल भी
ये रूसी रणनीति में नहीं है। अब आप ये जानना चाहेंगे ये किस हिसाब से वो ये लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये लगा कि ये लड़ाई कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी, बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन इस पर हमारा कभी से विश्वास नहीं था। इस तरह की जो लड़ाई होती है इसके अंदर अर्बन वॉरफेयर अगर आप ऐड कर दें, हमेशा से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता रहा है। चेचिया का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जॉर्जिया का है, तो ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन रूसी सेना कर क्या रही है आप देखिए, उन्होंने एयर डिनाइल कर दिया है। एयर डिफेंस, जहां एयर सुपीरियरिटी की बात है, वो रूसी सेना के हक में है। उसके बाद आप देखिए सी डिनाइल को, अगर आप नीचे के शहर देखिए, जितने तटवर्ती शहर थे, मैरियोपोल था, वो ओडिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, और साउथ के एरिया को उन्होंने ऑलरेडी सी डिनाइल वाले मोड में डाल दिया है। वहां से यूक्रेनियन कोई भी मदद आना या किसी सप्लाई चेन का एस्टैब्लिश होना बड़ा मुश्किल है। आप पूर्वी तट पर देखिए, पूर्व वाले इलाके पर उनका पूरा आधिपत्य है, और जितने बड़े बड़े शहर हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, उनको उन्होंने चोक किया है। तो उनकी स्ट्रेटजी यह है कि शहरों को चोक करो, उनके आसपास रहो, लेकिन उसमें घुस करके अभी अटैक करने की वो नहीं है। अगर ये अपने आप बात मान जाते हैं, जो आज ऐसा लगता है ज़ेलेंस्की के, जी बिल्कुल, यही जो ज़ेलेंस्की के जो बयान है, आज का बयान, उसको भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा जी, क्या तेवर ढीले पड़ गए हैं ज़ेलेंस्की के? देखिए, ज़ेलेंस्की को ये बात बहुत पहले से लेनी चाहिए थी कि नेटो जो है सिर्फ मदद करेगा, लेकिन अब ज़ेलेंस्की रियलाइज हो गई है कि नेटो में तो दूर की बात, नेटो अलायंस जो है वो किसी भी हालत में अब तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करने वाला। ना सिर्फ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करने वाला, बल्कि अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि जैसे फाइटर जेट्स बना किया पोलैंड के प्रपोजल पे, तो शायद ये भी उसे लगने लगा कि अब कोई ऐसा काम भी नहीं करेगा नेटो या अमेरिका जिससे सिचुएशन और भी प्रेसिपिटेट हो जाए। देखिए, अमेरिका का जो लिमिटेड पर्पस है वो करंट सिनेरियो से पूरा हो रहा है। उसका पर्पस है रशिया को वीक करना। उसका पर्पस था इस मौके का फायदा उठा के उसे इकोनॉमिकली कमजोर करना। उस पर सैंक्शंस लगाने के लिए एक सॉलिड वजह होनी चाहिए थी, जो उससे मिल गई। उसको डिप्लोमेटिकली उसने आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। और अगर उनका बस चले तो वो चाहेंगे कि ये छोटी मोटी लड़ाई, जो लोकलाइज लड़ाई है बिटवीन रशिया और यूक्रेन, वो चलती रहे, जिसके चलते रशिया का जितना भी ज्यादा खामियाजा हो सकता है वो हो। सब्सटेंशियल सैंक्शंस लगाने से वो अभी भी डर रहे हैं। जैसे यूरोप, ऑयल एंड गैस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सैंक्शंस का, उससे वो पीछे हटा हुआ है। अमेरिका का सैंक्शंस लगाना कोई इतना मतलब नहीं रखता ऑयल एंड गैस में, क्योंकि रशिया की जो ऑयल एंड गैस सप्लाईज है उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन ही है जो इनके अमेरिकन के पास आता है। मेजर कंज्यूमर जो है उसकी गैस और ऑयल की वो यूरोप है, और अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स पर डे $1 बिलियन का ये यहाँ से यूरोप खरीदता है रशिया से। और अगर ये सब होता है तो फिर इसमें काफी उथल पुथल होगी, और एक ये ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है कि रशिया का कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट निकाल दिया जाए। आपकी बात पे, सवाल पे जाते वापस जाते इतना कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की थोड़े नरम पड़ रहे हैं, और अगर वो अपना रवैया थोड़ा बदलते हैं और इस बात की जब संभावना ही नहीं आती, तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो अचल जी कह रहे हैं, तो कल जो विदेश मंत्रियों की बातचीत होगी उसमें बात बन जाएगी? जी हाँ मीमांसा, मैं आपको बता दूं कि अभी कल की जो बातचीत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इसलिए कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रूस जो लड़ाई कर रहा था वो जीतने के लिए कर रहा था, और ज़ेलेंस्की जो लड़ाई कर रहे थे वो हार से अपने को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की को मालूम है कि वो रूस को कभी भी हरा नहीं सकते, क्योंकि रूस उनसे 10 गुना तगड़ा है। और ज़ेलेंस्की की लास्ट जो उम्मीद थी कि नेटो शायद 11th आवर में उनकी मदद के लिए आएगा, ऐसा वो नहीं देख रहे हैं। तो अब कल जो टर्की में बात होगी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में, उसमें मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की को ये हिंट मिल गया है अब कि कल वो इतना कड़ा रुख अख्तियार ना करें। मैं श्योर हूं कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को बोल दिया है कि कल के मीटिंग में आप थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करते हुए छोटी मोटी एक आध मांग मान लीजिए, ताकि उसके बाद जब शीर्ष मीटिंग हो दोनों देश के प्रेसिडेंट्स के बीच में, अगर हुई तो उसके लिए एक जगह बनाई जा सके। लेकिन कल वो कह रहे थे ना मैं डरा हूं ना छिपा हूं, मैं कीव में हूं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, ये ज़ेलेंस्की
क्या चल रहा है उनके दिमाग में? वो इतने बोल्ड हैं, वो ना समझ हैं, या वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं? उनके कैरेक्टर के बारे में जरा उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटा सा कमेंट। राष्ट्रभक्ति पर तो मैं अभी कोई कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन ये समझ में आता है जो राष्ट्र धर्म है किसी भी राष्ट्रपति का या राजनेता का, सबसे बड़ा धर्म होता है कि आप अपनी जनता का और अपने आप के पास जो क्षेत्रफल है उसकी रक्षा करें। उसमें तो वो विफल रहे। ये राजनीति जो आपकी होती है, जो कूटनीति होती है, वो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे भी लिंक्ड होती है, वो उनसे अलग थलग नहीं होती है। उनको ये पूरा विश्वास था, शायद उनको ये विश्वास बैकडोर चैनल्स में दिया गया होगा कि नाटो इसको ज्वाइन करेगा। ये थोड़ी उनकी मैं कहूँगा भूल थी। नाटो कभी भी इसको एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करेगा। नाटो कभी ये नहीं चाहेगा कि यूएस इसमें मिलिटरली इंटरवीन करे। ये चीज़ शुरुआती दौर में भी आई थी। उन्होंने बहुत अपील की, भावनात्मक अपील की। कीव में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं कि हम आपसे नो फ्लाई जोन बनाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं। तो यहां तक पहुंच गए थे कीव के नागरिक। तो इन सब पटाक्षेप में जब आप देखते हैं तो उनको अभी ये समझ में आया है, जब MiG-29 विमान के भी आने की संभावना खत्म हो गई है, तो वो समझ गए हैं कि नाटो मिलिटरली इंटरवीन नहीं करेगा। और जैसा मेरे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि अगर वो मिसिंग है तो वो किसी भी हालत में युद्ध जो है रूस से जीत नहीं सकते हैं। अगर जीत नहीं सकते हैं तो नरमी का स्वभाव अपनाने से अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। अभी इतनी देर नहीं हुई है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उतनी देर अभी नहीं हुई है। लेकिन कितना वो टिक पाएंगे अपनी स्टेटमेंट पर, ये भी देखने वाली बात क्योंकि वो खंडन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भारी कीमत है वो तो दरअसल यूक्रेन के नागरिकों को यहाँ पर चुकानी पड़ रही है। बेगुनाह लोग चुका रहे हैं। और तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। एक बच्चे की तस्वीर है। ये बच्चा कैसे अपने पापा को गुड बाय कह रहा है। ये तस्वीर आप देखिए जरा ध्यान से। बच्चा अपने सैनिक पापा को युद्ध में जाने से पहले बाय बाय बोल रहा है। वहीं इस जंग में एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी की मौत हो चुकी है, साथ ही उसके पूरे परिवार की भी जान जा चुकी है। और युद्ध में एक बच्चा बुरी तरह घायल हुआ है और अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.